हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सेट वन में हम लोग मेनली जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर से रिलेटेड उसको कवर करने का प्रयास किए थे। आज का जो सेट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सेट टू, इसमें हम लोग नॉमरिकल क्वेश्चन मेनली फोकस करने का प्रयास कर रहे हैं, सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और उसको सीखेंगे। अगर हम लोग अपने सिलेबस को देखें तो हम लोग के सिलेबस में 3 टॉपिक है जहां से नॉमरिकल क्वेश्चन या प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाने का ज्यादा चांस है। पहला एक है मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग से पूछ सकता है। सेकंड टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और थर्ड टॉपिक है बजट। ठीक है, बजट बनाने के लिए बोल सकता है, कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा जिसके बेसिस पे एक बजट बनाने के लिए बोला जा सकता है। ये 3 टॉपिक है जहां से नॉमरिकल क्वेश्चन पूछा जाने का चांस ज्यादा है। ठीक है, हम लोग सेट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग मेनली जो है 2 टॉपिक है, मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसके नॉमरिकल क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। बजट से रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। यहाँ पे हम लोग ये 2 टॉपिक है, मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसके थ्योरी को भी समझेंगे, कंसेप्ट को भी, और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, उसको भी सीखेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है ये हम लोग को बताना है। और दूसरा यहाँ पे पूछा गया है व्हाट आर इट्स एडवांटेज, इसके क्या एडवांटेज है ये हम लोग को एक्सप्लेन करना है। मार्जिनल कॉस्टिंग जो है टेक्निक, ये कॉस्ट निकालने से ज्यादा इसका यूज डिसीजन लेने के पर्पज से किया जाता है। मार्जिनल कॉस्टिंग का जो टेक्निक है, इसमें हम लोग कॉस्ट का डिटर्मिनेशन या कॉस्ट जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसको इस तरह से बनाते हैं जिसके बेसिस पे कुछ स्पेसिफिक बिजनेस डिसीजन जो है, जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड कुछ डिसीजन है, मैनेजरियल डिसीजन है, उसको हम लोग ले सकें। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया, मार्जिनल कॉस्टिंग इज द टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग in which only variable costs are considered for decision making and fixed costs are treated as period cost। ठीक है, देखो जो हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है या जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग है उसमें और मार्जिनल कॉस्टिंग में जो सबसे मेन डिफरेंस है वो ये है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए जो भी हमारा टोटल कॉस्ट है इसको 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर देते हैं। एक हमारा होता है वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा हमारा होता है फिक्स कॉस्ट। जो भी हमारा टोटल कॉस्ट होता है इसको हम लोग 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो इसको प्रोडक्ट का कॉस्ट माना जाता है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट को प्रोडक्ट का कॉस्ट का माना जाता है, मतलब ये माना जाता है कि प्रोडक्शन जैसे बढ़ता है या घटता है उसी के कारण वेरिएबल कॉस्ट हो रहा है। इसका मतलब जो वेरिएबल कॉस्ट हमारा है ये प्रोडक्ट से रिलेटेड कॉस्ट है, प्रोडक्ट का कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट जो है इसके लिए ये एज्यूम किया जाता है कि फिक्स कॉस्ट जो हमारा है ये प्रोडक्शन से डायरेक्टली लिंक नहीं होता है। ठीक है, ये उस पीरियड के लिए कॉस्ट है। जैसे मान लो अगर हमारा प्लांट है, ठीक है, तो प्लांट में 1 साल का जो रेंट देना है वो तो हम देंगे, या महीने भर का जो देना है वो देंगे। वहां प्रोडक्शन हो ना हो डजेंट मैटर, फिक्स कॉस्ट जो है हमारा वो होने वाला है। मतलब वो जो कॉस्ट है हमारा उस प्रोडक्ट से रिलेटेड ना होके, स्पेसिफिकली उस प्रोडक्ट से रिलेट ना होके, वो हमारा उस पीरियड का कॉस्ट है, उस फाइनेंशियल ईयर का कॉस्ट है, उस क्वार्टर का कॉस्ट है, उस मंथ का कॉस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली ये कंसेप्ट चलता है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग में सीमांत लागत प्रणाली जो होता है एक ऐसी तकनीक है जिसमें केवल परिवर्तनीय लागतों को निर्णय लेने के लिए ध्यान रखा जाता है और अस्थायी लागत को अवधि लागत माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे चूंकि वेरिएबल कॉस्ट ही हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट है, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने के लिए हम लोग मेनली वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करते हैं। फिक्स कॉस्ट को हम लोग डायरेक्टली डिसीजन पर्पज के लिए यूज नहीं करते। तो इसका मोटा मोटी ये कंसेप्ट था। अभी जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो थोड़ा और क्लियरिटी आते जाएगा। इसका एडवांटेज क्या है, ये हम लोग को हेल्प करता है प्राइस फिक्स करने में, असिस्ट करता है डिसीजन लेने में। असिस्ट करने का मतलब होता है सहायता करना, मदद करना। यूजफुल इन कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल के पर्पज से ये टेक्निक हमारे लिए यूजफुल है। सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ये जो मेथड है हमारे लिए सिंपल है और इजी है इसको समझना। ठीक है, तो ये कुछ था हमारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट इसका। अब देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा जाएगा वो कुछ इसी तरह से रहेगा। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन इस टाइप का गिवन होगा और इसके बेसिस पे तुम लोग से पूछा जाएगा पीवी रेशियो बता दो। पीवी रेशियो का फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। बीपी बता दो, ब्रेक इवन पॉइंट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता दो। कुछ इस टाइप से क्वेश्चन तुम लोग से कुछ इसी टाइप का चीज तुम लोग से एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखो मार्जिनल कॉस्टिंग का जहां पर भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग का जहां पर भी क्वेश्चन आएगा
सबसे पहला काम हम लोग का ये होता है कि हम लोग इसका कॉस्ट स्टेटमेंट बना लें। ठीक है, इसका हम लोग कॉस्ट स्टेटमेंट बना लें। कॉस्ट स्टेटमेंट कैसे बनेगा समझना। मार्जिनल कॉस्टिंग में जो कॉस्ट स्टेटमेंट बनता है, सबसे पहले हम लोग सेल्स को लिखते हैं। ठीक है, सेल्स का जो अमाउंट रहेगा, जैसे यहाँ पे हमारा है 1,60,000। ठीक है, सेल्स में हम लोग लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट देखो 1,20,000 रुपया डायरेक्ट दे दिया। कभी कभी क्वेश्चन में हो सकता है मटेरियल वेजेस इस तरह से दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो तुम लोग को जो देखो जनरली तुम लोग के एग्जाम में उतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तुम लोग के एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा जो यहाँ पे तुम लोग को बता रहे हैं। ठीक है, बट समझने के लिए बता देते। वेरिएबल कॉस्ट कहने का मतलब हो सकता है इसका फिर जो बाइफरकेशन है वो दे दे। ठीक है, क्वेश्चन में बोल दे डायरेक्ट मटेरियल इतने का लगा, डायरेक्ट वेजेज इतने का लगा, तो दोनों चीज यहाँ लिख के तुम लोग को टोटल इधर बाहर निकाल लेना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग के क्वेश्चन में डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट दे दिया है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे 1,20,000 रुपए लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ तक तुम लोग को ये काम कर लेना है। ठीक, अब देखो जो हमारा सेल्स का अमाउंट होता है, सेल्स के अमाउंट में जब हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर देते हैं, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर देते हैं, तो जो हमारा डिफरेंस बचता है इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस बच रहा है, मतलब 1,60,000 में 20,000 चला जाएगा, 1,20,000, तो 40,000 का हमारा बच जाएगा। ये हमारा है कंट्रीब्यूशन। ठीक, फिर कंट्रीब्यूशन में हम लोग लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट को। ठीक है, तुम लोग को एफ सी नहीं लिखना है, तुम लोग को फिक्स कॉस्ट पूरा लिखना है, वेरिएबल कॉस्ट पूरा लिखना है। ठीक है, नहीं तो बीसी के जगह पे वाइस चांसलर तुम लोग बना के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ एफ सी कहने का मतलब फिक्स कॉस्ट हो गया। फिक्स कॉस्ट हमारा 12,000, फिर इसको लेस करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 28,000। ये जो 28,000 है ये हमारा है प्रॉफिट। ठीक है, 1,60,000 का सेल हुआ, वेरिएबल कॉस्ट 1,20,000 का था। जो डिफरेंस बचा वेरिएबल कॉस्ट को लेस करने के बाद, सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट लेस करने के बाद जो डिफरेंस बचता है ये कंट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद फिर कॉस्ट लेस करते हैं, फिर जो हमारा डिफरेंस आता है फाइनल, ये हमारा प्रॉफिट होता है। तो इस तरह से कॉस्ट असेसमेंट सबसे पहले मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चन में तुम लोग को बना लेना है। अब यहाँ कुछ कुछ चीज समझना। अगर मान लो सेल्स हमारा 1,60,000 रुपया दिया हुआ है और कंट्रीब्यूशन क्वेश्चन में दे दे, तो क्या करेंगे, और वेरिएबल कॉस्ट निकालना। ऑब्वियसली सेल्स में दो चीज होता है, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन। तो वेरिएबल कॉस्ट को लेस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन निकलेगा, कंट्रीब्यूशन लेस करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट निकलेगा। सिंपल है, कुछ है ही नहीं। ठीक है, उसी तरह से कंट्रीब्यूशन में प्रॉफिट लेस करेंगे तो फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे तो प्रॉफिट। ठीक है, वो बाद बाद के लिए स्टेटमेंट तुम लोग को इसी तरह से बनाना है, वो चीज समझने के लिए तुम लोग को बस बता रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निकालेंगे जो चीज क्वेश्चन में पूछा गया। जैसे यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है पीवी रेशियो। ठीक है, पीवी रेशियो, पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो यहाँ पे हम लोग का कंट्रीब्यूशन है 40,000, डिवाइड करेंगे इसको 1,60,000 से और इनटू कर देंगे 100 से। ठीक है, तो हमारा हो गया 25%। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया ये आ गया 25%। ठीक है, तो इस तरह से तुम लोग को प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो या पीवी रेशियो निकाल लेना है। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब थोड़ा हम लोग पीवी रेशियो को समझते हैं कि ये बताना क्या चाहता है। पीवी रेशियो 25% आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, ठीक है, ये चीज हम लोग यहाँ पे समझते हैं। अच्छा, इसके मीनिंग को समझने से पहले ना हम लोग थोड़ा 12th वाले कुछ कंसेप्ट को याद करते हैं। हम लोग वहां पे पढ़ते थे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। याद आ रहा है तुम लोग को? जी सर, याद आ रहा है। वहां पे क्या हम लोग पढ़ते थे? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ये ऐसे हम लोग निकालते थे। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट अगर मान लो हमारा 30% है, तो इसका मतलब क्या होता था? सर इसका मतलब होता था कि 100 रुपए का अगर हम लोग सेल करेंगे तो 30 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर 200 रुपए का सेल करेंगे तो 200 का 30%, मतलब 60 रुपए का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। 1,000 सेल करेंगे तो 300 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट होगा। यही मीनिंग होता था, है ना? यही मीनिंग होता था, तुम लोग रिकॉल कर पा रहे होगे। ठीक है, और दूसरा चीज, अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट अगर 30% है, तो इसका मतलब 30% का हमारा, अगर 100 रुपए का सेल्स है तो इसमें 30 रुपए का हमारा हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। और 70 क्या हो रहा है? 70 यहाँ पे हमारा होता था कॉस्ट ऑफ
गुड सोल्ड, ठीक है, यही चीज होता था। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ एक चीज और समझना, ठीक है, जब भी हम लोग परसेंटेज बताते हैं, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 30% बोल रहे हैं, इसका मतलब 30% किसका? सेल्स का। ठीक है। जब भी हम लोग रेशियो निकालते हैं तो वो किसी के रिस्पेक्ट में या किसी के रिफरेंस में निकाला जाता है। जैसे नेट प्रॉफिट रेशियो अगर हम लोग बोलते हैं 10% या 20% या 15%, इसका मतलब क्या हुआ? सेल्स का 15%, सेल्स का 10%, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं मार्क्स हमारा 60% है, इसका मतलब क्या हुआ? 60% किसका? कितने मार्क्स का? टोटल मार्क्स का, है ना। 65% मार्क्स आए, इसका मतलब 65% किस मार्क्स का? किस नंबर का? तो टोटल नंबर का। ठीक है, इस चीज को तुम लोग कनेक्ट कर पा रहा होगा। ठीक। तो यहाँ पे जब भी हम लोग रेशियो निकालते हैं तो हम लोग रेशियो जो होता है ना, ये किसी के रिस्पेक्ट में, किसी नंबर के रिस्पेक्ट में या किसी चीज के रेफरेंस में निकाला जाता है। ठीक है। यहाँ पर ये चीज तुम लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट जो हम लोग निकालते थे, ये कैसे निकालते थे? ग्रॉस प्रॉफिट को सेल से डिवाइड करते थे इंटू 100। ठीक है। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट में हम लोग ये चेक करते थे कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारा सेल्स का कितना परसेंट है। ठीक है, ये चीज अब तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इसी चीज से हम लोग इसको भी कनेक्ट करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अच्छा, यहाँ पर भी कुछ उसी टाइप का है क्या? हम लोग ये कर रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन हमारा सेल्स का कितना परसेंट है ना। ठीक है, जैसे वहां ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग क्या निकालते थे? ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का कितना परसेंट है, वो चीज बताता था। यहाँ पर देखना, यहाँ पर भी क्या ये यही चीज बता रहा है? हाँ, यहाँ पर भी यही चीज बता रहा है। कंट्रीब्यूशन जो है हमारा सेल्स का कितना परसेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 25% पीवी रेशियो आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है ये सेल्स का 25% है। क्या हम सही बोल रहे हैं? ठीक है, ठीक उसी तरह का कंसेप्ट है जिस तरह से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का कंसेप्ट होता है। ठीक है, एक बार हम इसको थोड़ा हटा ले रहे हैं। ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में ये दिया हुआ हो, सेल्स अगर हम लोग को पता हो और पीवी रेशियो पता हो, तो डायरेक्ट हम लोग कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकालेंगे? देखो, कंट्रीब्यूशन बराबर हो जाएगा सेल्स इंटू पीवी रेशियो। ठीक है, सेल्स हमारा कितना? 1,60,000, इसका 25%। पीवी रेशियो यही चीज तो बताता है कि सेल्स का कितना परसेंट जो है कंट्रीब्यूशन है। तो इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 40,000। ठीक है, यही चीज तो वहां पे है। ठीक है, मतलब पीवी रेशियो क्या बताता है कि जो हमारा सेल्स कंट्रीब्यूशन का जो अमाउंट है, ये सेल्स का कितना परसेंट है। सही बोल रहे हैं जी सर, समझ में आ रहा है तुम लोग को? हाँ, अब आ रहा होगा। अच्छा, पीवी रेशियो अगर हम लोग ये बोलते हैं पीवी रेशियो हमारा 40% है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कंट्रीब्यूशन का जो अमाउंट है ये सेल्स का 40% है ना। कंट्रीब्यूशन अगर हम लोग पीवी रेशियो 40% बोल रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है ये सेल्स का 40% है। अगर 50% तो सेल्स का 50% है। अगर 15% है, 15%, तो सेल्स का 15% हमारा कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, ये चीज तुम लोग अब समझ पा रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे जो बैलेंस अमाउंट बच जा रहा है 75%, ये क्या है? 75% सेल्स का वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो, सेल्स का दो पार्ट है, एक हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, दूसरा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो सेल्स का अगर कंट्रीब्यूशन जो है 25% है, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट 75% है। अगर ये 20% है तो ये 80% है ना। ठीक है, तो इस तरह से तुम लोग को ये चीज समझना है। सर, इतना डिटेल यहाँ समझने का जरूरत था? नहीं था, इस क्वेश्चन में इतना डिटेल समझने का जरूरत नहीं था। ये तुम लोग को हम इसलिए समझा दे रहे हैं कि कंसेप्ट समझ लो, कब क्वेश्चन में यूज होगा अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम चाहते तो तुम लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखवा के बता सकते थे। ठीक है, बट ये चीज समझने वाला चीज है थोड़ा। अब एक चीज थोड़ा हमको और तुम लोग बताओ, अगर हम ये बोलें ग्रॉस प्रॉफिट जो मेरा है ना ये 20% है, और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट जो है ये 10,000 रुपये, तो हमको सेल्स बता दो। तो तुम लोग निकाल पाएगा क्या? बिल्कुल निकाल लेगा। सर, ग्रॉस प्रॉफिट जो 10,000 है ना, इसको ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यहाँ पे कितना? 20%। ठीक है, 20 × 100। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 20-2500, मतलब 50,000 रुपये हमारा सेल्स होगा। 15,000 का 20%, 10,000 रुपये, यही चीज हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग 20 से डिवाइड क्यों करते हैं पता है? क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा है ना,
हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट 20% बोल रहे हैं, इसका मतलब 100% हमारे सेल्स का अमाउंट है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 जो है ना, ये मेरा 20% के इक्विवेलेंट है, इसलिए इसको 20 से डिवाइड किया जाता है। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग जो यहाँ 20% से डिवाइड करते हैं जीपी रेशियो से, ये क्यों करते हैं पता है? क्योंकि जो जो हमारा 10,000 का अमाउंट है ना, ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट है, ये 20% के इक्विवेलेंट है, इसलिए हम लोग इसको 20 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा 1% निकल जाता है। अब हम लोग को सेल्स का अमाउंट निकालना है, और सेल्स का अमाउंट जो है यहाँ पे इस फॉर्मूला में 100% है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस तरह से हमारा जो है 50,000 रुपीज जो है आंसर आ जाता है, सेल्स का अमाउंट आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर अब तुम लोग को ये चीज समझ में आ रहा है? जी सर आ रहा है। थोड़ा सा एक बार और एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। मान लो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है ये है 25%। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट है 40,000, तो सेल्स हम लोग निकाल सकते हैं क्या? हाँ निकाल लेंगे ना। 40,000 जो है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, इसको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि 40,000 जो हमारा ना 25% के इक्विवेलेंट है, तो 25 से डिवाइड करेंगे, इंटू 100 निकालना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1,60,000 रुपए। सर ये सब चीज क्यों समझा रहे? समझा इसलिए रहे हैं क्योंकि वही कंसेप्ट ना यहाँ पर भी, उसी तरह का कंसेप्ट यहाँ पर भी यूज होता है। ठीक है, वही कंसेप्ट उसी, ठीक उसी कंसेप्ट से हमारा पीवी रेशियो का भी फॉर्मूला जो है डिजाइन किया हो। ठीक है, इसलिए तुम लोग को समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज शायद तुम लोग अब समझ पा रहा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा। अब अच्छा, अगर तुम लोग को इसी क्वेश्चन में हम ये बोलें कि हमको कंट्रीब्यूशन अगर 80,000 का चाहिए, तो कितने अमाउंट का सेल करना पड़ेगा? 80,000 का कंट्रीब्यूशन क्योंकि अगर रहता ना, तो 80,000 का कंट्रीब्यूशन में 12,000 का फिक्स कॉस्ट लेस हो जाता, फिर हमारा 68,000 का प्रॉफिट हो जाता। इसका मतलब ये हुआ कि 68,000 का, देखो इसको इस तरह से इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मान लो अगर ऐसा पूछ देता है, क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है कि हमारा रिक्वायर्ड प्रॉफिट जो है ना, रिक्वायर्ड प्रॉफिट जो है ये 50,000 रुपये, मतलब 50,000 रुपए का हमको प्रॉफिट कमाना है। अभी देखो अभी क्या है, 1,60,000 बेच के हम लोग कितने का प्रॉफिट कमा पा रहे हैं? 28,000 रुपए का। ये समझ में आ रहा है? जी सर समझ में आ रहा है। अब अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा चीज पूछ दे, ऐसा डिटेल दिया हो कि हमारा जो रिक्वायर्ड प्रॉफिट है ना, मतलब जो हमको प्रॉफिट कमाना है, ये 50,000 रुपए का कमाना है। हम 50,000 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो हमको ये बता दो कि कितना सेल करना होगा। ठीक है, तुम लोग से इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि कोई जो संस्था है या जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो कंपनी है, वो 50,000 का प्रॉफिट कमाना चाहती है, तो इसके लिए उसको कितने अमाउंट का सेल्स करना होगा। ठीक है, ये चीज तुम लोग से क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, अच्छा 50,000 का प्रॉफिट अगर ये बोल रहा है, तो इसके लिए इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन है, रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन मतलब कितना का कंट्रीब्यूशन चाहिए सो डैट हमारा 50,000 का प्रॉफिट हो जाए, ये हमारा ऐसे होगा रिक्वायर्ड प्रॉफिट। ठीक है, रिक्वायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, मतलब जितना का हमको प्रॉफिट चाहिए 50,000 का, प्लस हमारा फिक्स कॉस्ट कितना है 12,000 का। ठीक है, मतलब ये हो गया 72,000। मतलब अगर 72,000 रुपए का हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाए, सॉरी 62,000 रुपए का। ठीक है, 62,000 का अगर कंट्रीब्यूशन आ जाए, तो हमारा जो प्रॉफिट है ये 50,000 का हो जाएगा। क्या हम सही बोल रहे हैं? जी सर सही बोल रहे हैं। ठीक है, देखो हमारा अगर 62, अगर हम 50,000 का प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं, इसका मतलब अल्टीमेटली ये हुआ कि हमको कंट्रीब्यूशन 62,000 का चाहिए। ठीक है, जब हमारा 62,000 का कंट्रीब्यूशन मिलेगा, तभी तो हमारा प्रॉफिट 50,000 का होगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहने वाला है। ज्यादा भी अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो भी फिक्स कॉस्ट 12,000 ही रहेगा। ठीक है, हमारा केवल ज्यादा सेल्स या कम सेल करने से वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन घटेगा। क्या बोल रहे हैं समझना, ज्यादा हम अगर सेल करते हैं या कम सेल करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट केवल वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन पे आएगा, फिक्स कॉस्ट पे तो इसका इम्पैक्ट आने वाला है ही नहीं। ठीक है, फिक्स कॉस्ट ज्यादा हम सेल करेंगे तो भी 12,000 ही रहेगा, कम करेंगे तो भी 12,000। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 50,000 का प्रॉफिट चाहिए हमको, तो कंट्रीब्यूशन कितने का चाहिए? 62,000 का। ठीक है, अब देखो अगर 62,000 का कंट्रीब्यूशन चाहिए, ठीक है, तो हमारे लिए जो होगा रिक्वायर्ड सेल्स, ठीक है, फॉर प्रॉफिट ऑफ
50,000 ये चीज बोलो, या कंट्रीब्यूशन ऑफ 62,000, 62,000 का कंट्रीब्यूशन हम बोले, रिक्वायर्ड हमारा है, रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन 62,000 बोले, या प्रॉफिट 50,000, रिक्वायर्ड प्रॉफिट 50,000 बोले, दोनों एक ही बात हुआ। जी सर एक ही बात हुआ। अब देखो क्या करेंगे ना, कंट्रीब्यूशन जो हमारा 62,000 है ना, कंट्रीब्यूशन हमारा इस रेशियो में कितना परसेंट के इक्विवेलेंट है, 25% के इक्विवेलेंट। ठीक है, ये तो 25%। सेल्स देखो हमारा अगर ज्यादा भी हो जाता है, सेल अगर डबल भी हो जाता है, तो भी पीवी रेशियो तो हमारा वही रहने वाला है ना। मान लो ये 3,20,000 अगर हो जाता है, सेल्स हमारा 3,20,000 हो जाता है, तो ये 2,40,000 हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट भी तो डबल हो जाएगा, ये हमारा 80,000 हो जाएगा। पीवी रेशियो तो हमारा सेम ही रहने वाला है कि सेल हमारा घटे या बढ़े, पीवी रेशियो हमारा हर एक केस में सेम रहने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये हमेशा हमारा 25% के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन जो हमारा है यहाँ पे, जैसे अगर 25% हमारा हर केस में रहने वाला है पीवी रेशियो, तो ये 25% की इक्विवेलेंट होगा। तो इसको 25 से डिवाइड कर देते हैं, और निकालना क्या है, रिक्वायर्ड सेल्स। ठीक है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 25 चौका 100। ठीक है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2,48,000 रुपया। ठीक है, इसका मतलब अगर 2,48,000 रुपए का हम सेल कर देते हैं, 2,48,000 का अगर हम लोग सेल कर देते हैं, तो हमारा जो प्रॉफिट है ना, ये 50,000 रुपए हो जाएगा। सर इसको एक बार चेक कर दीजिए ना, कर देते हैं check? देखो कैसे चेक करेंगे। सेल्स जो हमारा है ये कितना है, 2,48,000 रुपए, इसमें लेस कर दो वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 25%। पीवी रेस कंट्रीब्यूशन अगर 25% है, तो वेरिएबल कॉस्ट 75%। ठीक है, वो 25 है तो ये 75%, एट द रेट 75% इसका निकाल लेना। फिर जो तुम्हारा आएगा डिफरेंस, ये हो जाएगा कंट्रीब्यूशन, ये तुम्हारा आ जाएगा 62,000 रुपी। ठीक है, फिर इसमें से फिक्स कॉस्ट हम लोग लेस करेंगे 50,000। ठीक है, 2,48,000 का 75% निकालते हैं, कितना आ रहा है, 2,48,000 इंटू 75%, ये आ रहा है 1,86,000। ठीक है, 1,86,000 जो है इसको 2,48,000 में माइनस कर देते हैं, आ गया 62,000। फिर इसमें फिक्स कॉस्ट जो हमारा, सर फिक्स कॉस्ट तो यहाँ पे हमारा कितना था, 12,000 का, 12,000 लेस करो तो आ गया 50,000 का प्रॉफिट। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम 2,48,000 रुपए का सेल कर दें, 2,48,000 रुपए का सेल कर दें, तो हमारा जो प्रॉफिट है ये 50,000 रुपए का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल आ गया होगा। एक बार तुम लोग फिर से वीडियो इसको देखना, समझ में आ जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ना, इसको अच्छे से समझना, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, तुम लोग का केवल इसी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है ऐसा बिल्कुल नहीं है। कल के डेट में तुम लोग एम कॉम करेगा, वहां पर भी टॉपिक पढ़ना होगा, प्रोफेसर के लिए जाएगा, टीचिंग के लाइन में जाएगा, तो वहां पर भी ये टॉपिक पढ़ना होगा। अगर सीए सीएमए करेगा तो वहां पर भी पढ़ना होगा। कॉमर्स के लाइन में अगर टिके रहना है, तो ये चीज तुम लोग को हमेशा पढ़ना। ठीक है, बस शॉर्ट में ये चीज समझ लो। ठीक है, इसको अब हम हटा, ठीक है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है ब्रेक इवन पॉइंट। अभी तुम लोग को पीवी रेशियो का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। ठीक है, पीवी रेशियो को हम लोग कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पीवी रेशियो अल्टीमेटली बता क्या रहा है, कंट्रीब्यूशन का सेल्स के साथ रेशियो। और दूसरा एक जो वहां पे बचता है, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो। ठीक है, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग को यहाँ पे निकालना है। अब थोड़ा सा ये बताओ, ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब हो गया जहां पे हमारा प्रॉफिट जो है जीरो होता है। मतलब इस सिचुएशन में ब्रेक इवन पॉइंट जो है सेल्स का वो लेवल है, सेल्स के उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, उस पॉइंट को बताता है जहां पे हमारा ना तो प्रॉफिट होता है ना तो लॉस होता है। इसका मतलब ये हुआ, वहां पे हमारा जो प्रॉफिट है ये कितना हो जाता है, जीरो। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट कहने का मतलब हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट एक तरह से है क्या, सेल्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल्स के उस लेवल को रिप्रेजेंट करता है जहां पे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाता है, जीरो। ठीक है, तो अच्छा एक तरह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट निकालना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सेल्स का वो लेवल निकालना चाह रहे हैं जहां पे हमारा प्रॉफिट जीरो होता है। क्या सही बोल रहे हैं जी सर? एक बार फिर से थोड़ा समझो, फिर से क्या बोल रहे हैं, रिपीट करते हैं समझ में। ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग निकालना अगर चाह रहे हैं,
इसका मतलब हम लोग सेल्स का वो अमाउंट निकालना चाह रहे हैं, सेल्स के उस लेवल को निकालना चाह रहे हैं जहाँ पे हमारा प्रॉफिट जो है ना वो जीरो हो जाए। ठीक है, प्रॉफिट जो हो जीरो, मतलब एक तरह से ये बोल सकते हैं कि हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा रिक्वायर्ड प्रॉफिट जो है जीरो अगर है तो सेल्स कितना, रिक्वायर्ड प्रॉफिट जहाँ पे हमारा जीरो होगा तो वहाँ पे सेल्स कितना। मतलब एक तरह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि रिक्वायर्ड प्रॉफिट जो हमारा यहाँ पे जीरो है। ठीक है, अगर रिक्वायर्ड प्रॉफिट हमारा जीरो है तो रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 12,000 रुपी। ठीक है, क्योंकि हमारा प्रॉफिट जीरो कब होगा, जब हमारा कंट्रीब्यूशन 12,000 होगा। 12,000 कंट्रीब्यूशन में 12,000 फिक्स कॉस्ट लेस हो जाएगा तो फिर प्रॉफिट क्या बचेगा, जीरो बचेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ये हो गया कि जहां पे हमारा कंट्रीब्यूशन जो है, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ये हो गया कि हमारा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट जो है दोनों इक्वल हो जाता है। ठीक है, तभी तो हमारा प्रॉफिट जो है जीरो होगा, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट में अल्टीमेटली हमको चाहिए क्या, जीरो प्रॉफिट। ठीक है, जीरो प्रॉफिट मतलब क्या, कंट्रीब्यूशन एंड फिक्स कॉस्ट आर इक्वल। ठीक है, जब दोनों हमारा इक्वल हो जाएगा तभी तो प्रॉफिट जीरो होगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारा 12,000 जो हमारा वहां कर क्या रहे थे, देखो लास्ट फॉर्मूला को याद करना, रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन को हम लोग पीवी रेशियो से डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पर भी वही चीज करेंगे, 12,000 जो है ना इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, पीवी रेशियो हमारा यहाँ पे कितना है। ठीक है, यहाँ पे रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन जो है एक तरह से ये क्या है, रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन जो है ये एक तरह से हमारा फिक्स कॉस्ट है। ब्रेक इवन पॉइंट के केस में हमारा जो रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन होता है ये फिक्स कॉस्ट होता है। ठीक है, और इसी को हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, पीवी रेशियो से। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट हमारा यहाँ पे कितना, 12,000 रुपी, पीवी रेशियो कितना, 25%। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें अगर तो 25 चौका 100, 12 चौके 48। ठीक है, 48,000 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 48,000 का हम सेल करेंगे ना, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन। ये चीज मत लिखना, ये समझने के लिए बता रहे थे, इसका जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है ये होता है ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं 12,000 डिवाइड बाय 25% इंटू 100। ठीक है, तो 48,000 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 48,000 का अगर हम लोग सेल करेंगे तो हमारा प्रॉफिट जीरो होगा। पहले एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 48,000 का हमारा सेल्स है, सेल्स जो हमारा है ये है 48,000 का, लेस कर दो वेरिएबल कॉस्ट, कितना हमारा वेरिएबल कॉस्ट था 75,000। ठीक है, तो ये आ जाएगा 36,000 रुपये। 12 24 36, 12 चौके 48। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया 12,000, इसमें से लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट को, कितना फिक्स कॉस्ट है 12,000 रुपये, फिर हमारा जो प्रॉफिट हो जाएगा ये हो जाएगा जीरो। समझ में आ रहा है जी सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पूरा आएगा एक बार फिर से देखना आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट निकालें वो सही निकालें, 48,000 जो हमारा आया वो सही आया है। ठीक है, अब देखो ब्रेक इवन पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है ना ये यही होता है, ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, ये चीज ऐसे देखो, अगर हम चाहते तो तुम लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखा सकते थे। ठीक है, कि फॉर्मूला ये रट लो, यही फॉर्मूला आता है, लेकिन तुम लोग को हम यहाँ ये समझाने का कोशिश कर रहे थे कि फॉर्मूला आखिर ये क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या हुआ, एक तरह से ये सेल्स का एक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है जहाँ पे हमारा प्रॉफिट जीरो है। और इस केस में जहाँ पे हमारा प्रॉफिट जीरो होगा वहां पे हमारा जो रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन होता है ये फिक्स कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फिक्स कॉस्ट लिख दिए और डिवाइडेड बाय, ये फिक्स कॉस्ट मतलब क्या, एक तरह से रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन ही तो है, इसको पीवी रेशियो से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा सेल्स का अमाउंट निकल जा रहा है। ठीक है, अगर तुम लोग समझ पा रहा हो तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ पा रहा हो तो फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है, याद तो ऐसे भी तुम लोग को फॉर्मूला ही करना है, यहाँ पे बस ये समझाने का कोशिश कर दे रहे थे कि तुम लोग ये समझ जाओ ये फॉर्मूला बना हुआ किस तरह से है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 48,000 रुपी। अब आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहने का मतलब ये होता है कि जो हमारा सेल हो रहा है, जो हमारा एक्चुअल सेल हो रहा है ये ब्रेक इवन पॉइंट से कितना ज्यादा है। ठीक है,
तो हमारा एक्चुअल सेल है 1,60,000 रुपये। ठीक है, इसमें से 48,000 तुम लोग लेस कर देना, तो जो बैलेंस बचेगा ये हमारा हो जाएगा ब्रेक इवन, ये हमारा हो जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब यहाँ पे हमारा हो गया 1,12,000 रुपये। ठीक है, सही बोल रहे हैं या कुछ गलत है? ठीक है, सही है। ठीक है, मतलब जो हम टोटल 1,60,000 बेच रहे हैं ना, देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है, 1,60,000 रुपए का जो हम लोग सेल कर रहे हैं उसमें 48,000 सेल तक तो हमको प्रॉफिट ही नहीं हुआ, क्योंकि 48,000 जब तक हम सेल किए तब तक जो भी कंट्रीब्यूशन हमारा आ रहा था वो फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने में यूज हो जा रहा था। जो हमारा 48,000 रुपए से ज्यादा सेल हुआ उसी में हमको प्रॉफिट हो रहा है, वही हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा जितना ज्यादा होगा, जितना बड़ा होगा, वो हमारे लिए उतना अच्छा है। पीवी रेशियो हमारा जितना ज्यादा होगा हमारे लिए उतना अच्छा है, क्योंकि उससे क्या होगा, ज्यादा कंट्रीब्यूशन का अमाउंट आएगा, फिर फिक्स पॉइंट जल्दी रिकवर करके प्रॉफिट हमारा बचेगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा है इसका मतलब ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, ज्यादा हमारा अर्निंग होगा। ठीक है, तो ये चीज सारा था जो हम तुम लोग को इस क्वेश्चन में बताएं। ठीक है, समझाने का कोशिश किए, होपफुली तुम लोग को कुछ ना कुछ जरूर समझ में होगा, कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। कभी कभी एग्जाम में मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज भी पूछ देता है, तो निकाल देना मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय सेल्स, मतलब 1,12,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000, जो परसेंटेज आएगा। तुम लोग से जनरली पूछा नहीं जाएगा उस टाइप का क्वेश्चन, बट पूछ सकता है। ठीक है, कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रेशियो बताओ कितना परसेंट है। ठीक है, तो उस तरह से सॉल्व कर सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये भी क्वेश्चन कुछ उसी टाइप से है। कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है, पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन या फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, ये चीज हम लोग के पास दिया हुआ है। 2 साल का डेटा दिया हुआ है, 2022 का और 23 का। ठीक है, 2 साल का इंफॉर्मेशन हम लोग के पास दिया हुआ है। यहाँ पर भी हम लोग सॉल्व करने से पहले वही चीज करेंगे। सबसे पहला काम हम लोग का जो होगा, ये होगा कॉस्ट स्टेटमेंट बना लेना। पहले किसका बनाते हैं, 2022 का और 2023 का, दोनों का बना लेते हैं। ठीक है, 2022 में सेल्स का अमाउंट दिया हुआ है कितना, 9 लाख रुपया। इधर सेल्स का अमाउंट है 1,30,000 रुपये। ठीक है, लेस करना है वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे 3,50,000 और यहाँ पे 60,000 रुपये। ठीक, लेस कर देते हैं। लेस करने से हम लोग का आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आ जाएगा कितना, 5,50,000 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 7 से 13, 70,000 रुपये। ये हो गया। लेस कर देते हैं फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमारा कितना है, 1,40,000 रुपया, और यहाँ पे दिया हुआ है 2,60,000 रुपया। ठीक है, लेस कर देते हैं, कितना जाएगा, 10, 5 में 1 गया 4, 4,10,000 रुपये। ये हमारा आ गया इधर प्रॉफिट। सेकंड वाले केस में लॉस आ रहा है कितने का, 1,00,000, 1,90,000 रुपये का। ठीक है, इसको नेगेटिव में दिखाना है तो ब्रैकेट में हम लोग शो कर देंगे। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, 2022 का सिचुएशन क्या है, 9 लाख का सेल किए, 3.5 लाख का वेरिएबल कॉस्ट लगा, इसका मतलब 5,50,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट लेस किए, उसके बाद 4,10,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 2023 का सिचुएशन क्या है, 1,30,000 का सेल किए, 60,000 का वेरिएबल कॉस्ट लगा, इसका मतलब 70,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन बना। फिक्स कॉस्ट यहाँ पे हमारा 2,60,000 था, इसका मतलब हमारा यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है ये फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए सफिशियंट नहीं है। अल्टीमेटली हमारा यहाँ पे लॉस हो गया 1,90,000 रुपये का। ठीक है, तो ये हम लोग
क्वेश्चन में जो पूछा गया था सबसे पहला चीज कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए, ये तो हम लोग का निकल गया। ठीक है, कंट्रीब्यूशन तो हम लोग का निकल गया। अब सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है इसी में पीवी रेशियो। पीवी रेशियो हम लोग यहीं पे निकाल लेते हैं। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। इस केस में हमारा कंट्रीब्यूशन है 5,50,000 डिवाइडेड बाय 9,00,000। ठीक है, इंटू 100। ये 9,00,000 तुम लोग पूरा लिखना। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो कंट्रीब्यूशन है ये है 70,000 डिवाइडेड बाय 1,30,000 इंटू 100। इसको सॉल्व करना है, ये तुम लोग का आ जाएगा पीवी रेशियो दोनों केस में। फिर पूछ रहा है ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पे लिख देना ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला हमारा होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, यही फॉर्मूला यूज करके यहाँ पर भी सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये डबल लाइन खींच देना जिससे ये पता चले ऊपर वाले नंबर को हम लोग नीचे नहीं ला रहे। ठीक है, फिक्स कॉस्ट हमारा यहाँ पे 1,40,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो हमारा जो यहाँ पे है जो ऊपर आएगा उससे डिवाइड करना, निकल जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। आंसर जो भी आएगा कमेंट करके बताना। ठीक है, 2022 का 23 का निकल गया। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी सी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलेगा? सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारा पॉजिटिव आएगा इस साइड। इस साइड जो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा ये नेगेटिव आएगा। मतलब हमारा जो सेल्स है ये फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए भी सफिशियंट नहीं है। ठीक है, सेल्स से जो हमारा भी सेल्स जो हमारा हो रहा है ये इतना ही कंट्रीब्यूशन जनरेट कर पा रहा है, इतना कम कंट्रीब्यूशन जनरेट कर पा रहा है कि हमारे फिक्स कॉस्ट को भी रिकवर करने के लिए सफिशियंट नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ था मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। होपफुली तुम लोग कुछ ना कुछ जरूर ही सीख गया होगा, कुछ ना कुछ समझ गया होगा। इतना तुम लोग भरोसा रखो कि जो भी कुछ यहाँ पे तुम लोग सीखा ना, इससे तुम लोग का क्वेश्चन एग्जाम में अगर सिंपल पूछा तो बन ही जाएगा। अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पूछ दिया जो एक्सपेक्टेड नहीं है तो तुम लोग को दिक्कत होगा। जनरली उतना कॉम्प्लिकेटेड तुम लोग से नहीं पूछेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम लोग आ जाते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है ये है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का 4 नंबर। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार अगर तुम लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और कमेंट करके जरूर बताना कि तुम लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, तुम लोग इससे कुछ सीख पा रहे हो या नहीं सीख पा रहे हो। सो डैट हम आगे प्रयास करेंगे। देखो उसी से हमको पता चलता है ना कि तुम लोग का लेवल कैसा है। ठीक है, तुम लोग का जो लेवल है उसी तरह से हम डिलीवर कर रहे हैं या कुछ अलग लेवल से डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कमेंट करके जरूर बताना। अगर हो सके तो अपने ग्रुप में शेयर कर देना। ऐसा नहीं कि अच्छा अच्छा वीडियो मिल गया तो अपने दोस्त को कैसे शेयर कर देंगे, फिर वो भी नंबर लेते आएगा। ठीक है, इस व्यू में ऐसा व्यू मत रखना। ठीक है, कोशिश करना शेयर कर देने का। इससे हमारा चैनल भी थोड़ा ग्रो करता है तो एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पे बोला गया व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक, व्हाट आर इट्स एडवांटेज, इसके क्या क्या एडवांटेज। देखो लास्ट वीडियो में भी हम लोग ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है ये कॉस्ट को कंट्रोल करने का एक टेक्निक है। ठीक है, इस टेक्निक को हम लोग यूज करते हैं कॉस्ट को कंट्रोल करने के पर्पज से। ठीक है, कॉस्ट को कंट्रोल यहाँ पे कैसे करते हैं, जब हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, जब हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, जिस पीरियड में हम लोग प्रोडक्शन करने वाले हैं उससे पहले, ठीक है, एडवांस में ही हम लोग उस प्रोडक्ट का डिटेल कॉस्टिंग कर लेते हैं। डिटेल जो है स्टैंडर्ड कॉस्ट तैयार कर लेते हैं, एक प्रोजेक्शन तैयार कर लेते हैं। मान लो अगर हम लोग कोई चेयर बनाने वाले हैं, ठीक है, कोई चेयर बना रहे हैं, ठीक है, या कोई टेबल बना रहे हैं, ठीक है, कुछ भी हो ऐसे एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जब इसका प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं इससे पहले हम लोग ये डिटरमाइन कर लेते हैं कि इसमें कितने का मटेरियल कॉस्ट लगेगा, कौन कौन सा मटेरियल लगेगा, किस प्राइस का लगेगा, इसी तरह से इसमें कितना वेजेज लगेगा, कितना एक्सपेंस लगेगा, और इसमें टोटल इस तरह से कितना कॉस्ट आना चाहिए। ये स्टैंडर्ड हम लोग प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, और जब हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है तो हम लोग बीच बीच में एक टाइम इंटरवल के बीच में हम लोग ये रिव्यू करते रहते हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड सेट है
मतलब हमारे प्रोडक्शन के लिए जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसके लिए जो कुछ हम लोग स्टैंडर्ड सेट किए थे, क्या हमारा प्रोडक्शन उसी तरह से हो रहा है, एक्चुअल कॉस्ट उसी तरह से आ रहा है, या कुछ डिविएशन हो रहा है, कुछ डिफरेंस आ रहा है? अगर कुछ डिफरेंस आ रहा है तो हम लोग उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, उस डिफरेंस को समझने का कोशिश करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर कंट्रोल किया जा सकता है, अगर मैनेजमेंट एक्शन लेके उसको कंट्रोल कर सकता है, तो उसको कंट्रोल करने के ऊपर काम करते हैं। कभी कभी जो कॉस्ट का डिफरेंस आता है वो अनकंट्रोलेबल होता है, मतलब उसको कंट्रोल नहीं किया जाता है। जैसे मान लो हम लोग जिस टाइम प्रोडक्शन स्टार्ट किए थे, उस टाइम हम लोग जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं उसमें टैक्स कम रेट से लग रहा था, सपोज जीएसटी 18% से लग रहा था। जब प्रोडक्शन हमारा स्टार्ट हो गया तो पता चला गवर्नमेंट इस पे जीएसटी का रेट बढ़ा के 28% कर दिया। तो अब समझना कि जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन या एक्चुअल कॉस्ट आ रहा होगा, क्या ये हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आएगा? ऑब्वियसली नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे हम 18% का जीएसटी कंसिडर कर रहे थे अपने मटेरियल पे, एक्चुअल में जब प्रोडक्शन स्टार्ट किए तो 28 का लग गया। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट ज्यादा है ये हमारे लिए अनकंट्रोलेबल है, मतलब इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ ऐसा भी डिफरेंस हम लोग को देखने के लिए मिलता है जिसको कंट्रोल कर सकते। ठीक है, तो हमारा स्टैंडर्ड सेट हो गया, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। प्रोडक्शन जब स्टार्ट हो जाता है तो जो हमारा एक्चुअल कॉस्ट आ रहा है उसको अपने स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते रहते हैं, ठीक है, एक टाइम इंटरवल के बीच में। ठीक है, और वहां पे ये रिव्यू करते रहते हैं ये कंट्रोलेबल डिफरेंस है या अनकंट्रोलेबल है। अगर अनकंट्रोलेबल है तो कुछ नहीं कर सकते, कंट्रोलेबल है तो उसके ऊपर वर्क करके हम लोग उसको कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही सब चीज कुछ लिखा हुआ होगा। Standard costing is a cost accounting method that compares a standard cost to actual cost। ये क्या करता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हमारे स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर किया जाता है टू डिटरमाइन वेरिएंस। ठीक है, कि उसमें कुछ वेरिएंस आ रहा है क्या, यहाँ पे जो डिफरेंस होता है इसको हम लोग वेरिएंस बोलते हैं। ठीक है, एंड एनालाइज द परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस को हम लोग एनालाइज करते हैं। इसका मेन एडवांटेज क्या है, तो ये सबसे पहला कॉस्ट कंट्रोल का एक टेक्निक है। दूसरा बजटिंग एंड प्लानिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। इजी परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, ठीक है, इजीली हम लोग अपने परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बेसिस पे। मोटिवेशन टू वर्कर्स, कभी कभी ये जो टेक्निक है हमारे वर्कर को मोटिवेट करने का भी काम करता है। जैसे कैसे मोटिवेट करेगा समझना, मान लो हम लोग जो स्टैंडर्ड सेट किए थे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोडक्शन है ये 200 रुपये पर यूनिट बनना था। ठीक है, हमारे स्टैंडर्ड के बेसिस पे जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें 200 रुपये का कॉस्ट आना था। एक्चुअल में जब प्रोडक्शन किए तो 192 ही आया, 188 ही आया। तो यहाँ पे जो वर्कर्स हमारे होते हैं उसको मोटिवेशन मिलता है कि जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड सेट किया था, हमारा एक्चुअल कॉस्ट जो है उसके विद इन आ रहा है, या उससे कम में हम लोग प्रोडक्शन कर दे रहे हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये मोटिवेशन का काम करता है। डिसीजन मेकिंग एड, ठीक है, ये हम लोग को सहायता करने में, डिसीजन लेने में सहायता करता है, हेल्प करता है। ठीक है, सो ये सब कुछ फीचर्स है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। अब इसके हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, फिर 5 को आएंगे, इसलिए क्योंकि 6 वाला जो थोड़ा छोटा है, 5 जो थोड़ा सा इससे लॉन्ग है। ठीक है, दोनों का कॉन्सेप्ट देखिए। जो हम लोग स्टैंडर्ड सेट करते हैं ना, जब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं तो वहाँ पे मटेरियल कॉस्ट, वेजेस कॉस्ट, ठीक है, ओवरहेड कॉस्ट, ठीक, वेरिएबल ओवरहेड, सारा चीज का हम लोग वहाँ पे कॉस्ट पहले निकाल लेते हैं, प्रोजेक्शन पहले कर लेते हैं। जो तुम लोग से एग्जाम में पूछा जाएगा ये मेनली मटेरियल कॉस्ट के बारे में पूछा जाएगा ज्यादातर चांस। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस एंड यूसेज वेरिएंस। ठीक है, ये सब चीज तुम लोग से पूछा जा रहा है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बताओ, प्राइस वेरिएंस बताओ और यूसेज वेरिएंस बताओ। ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, ये बोल रहा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जो हम प्रोडक्ट बनाए, जो प्रोडक्शन किए, ठीक है, उसमें 600 केजी स्टैंडर्ड मटेरियल जो है वो 600 केजी लगना था एज पर आवर स्टैंडर्ड। एक्चुअल क्वांटिटी कितना लगा, 750 केजी। स्टैंडर्ड प्राइस जो हमारा था मटेरियल का ये 8 रुपया पर केजी था, और एक्चुअल जो प्राइस लगा ये 7.5 रुपी पर केजी लगा। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो हम लोग प्रोडक्ट बनाए उसमें उसमें कितना स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगना था एज पर आवर स्टैंडर्ड, 600 केजी मटेरियल लगता, 8 रुपए के रेट से। एक्चुअल में क्या लगा, 750 केजी मटेरियल लगा, किस रेट से, 7.5 रुपए के रेट से। ठीक है, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को निकालना होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, मटेरियल
कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालेंगे? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का मतलब हो गया कि जो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट आना था, जो हम लोग प्रोडक्शन किए या जो प्रोडक्ट बनाए, उसका जो स्टैंडर्ड कॉस्ट आना था और एक्चुअल कॉस्ट जो आया, दोनों के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल के कॉस्ट में जो वेरिएंस आया, मटेरियल के कॉस्ट में जो डिफरेंस आया, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? जो स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारा मटेरियल का लगना था और एक्चुअल में जो लगा, दोनों का डिफरेंस ही को ही तो हम लोग बोलेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मतलब इसको हम लोग ऐसे लिखें, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, या एक्चुअल प्रोडक्शन प्रोडक्ट या एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है, यही चीज है स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट या एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है, माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। एक्चुअल में मटेरियल कॉस्ट क्या आया, ये चीज। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना लगना था मटेरियल का, ये समझो। पहले ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि 600 केजी मटेरियल लगना चाहिए था हमारे स्टैंडर्ड के बेसिस पे। किस रेट से? 8 रुपए के रेट से। स्टैंडर्ड हमारा यही था ना, 600 केजी मटेरियल लगता और 8 रुपए के रेट से, ठीक है। माइनस एक्चुअल कॉस्ट कितना लगा, तो एक्चुअल में 750 केजी मटेरियल लगा है, किस रेट से? 7.5 पर केजी के रेट से, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गया माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। ये दोनों के डिफरेंस को निकालेंगे, इसी को बोलेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4800 आएगा, इधर आएगा 5625। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग प्रोडक्ट बनाए उसका हमारे स्टैंडर्ड के बेसिस पे, जो हम लोग का स्टैंडर्ड सेट था उसके बेसिस से 48 रुपए कॉस्ट आना चाहिए था। आ कितना गया एक्चुअल में? कॉस्ट कितना हो गया? 5625 रुपए। तो यहाँ कितना ज्यादा हो गया? 5625 माइनस 4800, यहाँ डिफरेंस आ रहा है 825 का। अब जो ये डिफरेंस है, ये हमारा देखो दो, यहाँ पे अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब हमारा स्टैंडर्ड से ज्यादा खर्च हो गया, तो ये हमारे लिए एडवर्स सिचुएशन है। इसको यहाँ पे माइनस में ना लिख के ए लिखते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। ये एडवर्स सिचुएशन हो गया। अगर ये हमारा उल्टा होता, मतलब मान लो 4800 खर्च होना चाहिए था, लगता 4600 ही, ठीक है, तो 200 का यहाँ पे हमारा प्रॉफिट था। इसको हम लोग फेवरेबल सिचुएशन को एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस प्लस ना लिख के ए और एफ लिखेंगे। अगर एडवर्स सिचुएशन है तो ये, और अगर फेवरेबल सिचुएशन है तो एफ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकाल लिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मतलब अब तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कि स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारा जो प्रोडक्ट का लगना था, प्रोडक्शन का लगना था, और एक्चुअल कॉस्ट जो लगा, दोनों के डिफरेंस को हम लोग बोल रहे हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस या कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल रहे हैं, इसलिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब एक चीज ये समझना, जो हमारा यहाँ पे ज्यादा कॉस्ट लगा, मतलब 825 रुपए जो ज्यादा कॉस्ट आया, ये क्यों आया होगा? तो इसका दो रीजन है। या तो हमारा क्वांटिटी ज्यादा कंज्यूम हो गया होगा, या तो जो हम प्राइस, जिस रेट से हम लोग एक्सपेक्टेशन था हमारा, जिस प्राइस पे हमारा रॉ मटेरियल आना था, इसमें डिफरेंस आया होगा। यही दो रीजन हो सकता है। या तो जो रॉ मटेरियल है हम लोग जितना सोचे थे कंज्यूम होगा, उससे ज्यादा या कम हुआ होगा कंजम्पशन। या तो दूसरा रीजन ये हो सकता है कि प्राइस हमारा कम या ज्यादा आ गया होगा, ठीक है। जो हमारा स्टैंडर्ड सेट था, स्टैंडर्ड में जो हम लोग प्राइस एक्सपेक्टेड किए थे, प्रोजेक्शन किए थे, ठीक है, उससे कम या ज्यादा आया होगा, तभी तो डिफरेंस आया होगा। और कोई तीसरा रीजन हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। जो यहाँ पे हमारा 825 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, इसका दो ही रीजन हो सकता है। या तो हम मटेरियल ज्यादा कंज्यूम कर लिए, या तो हमारा प्राइस ज्यादा आ गया, ठीक है। ये मतलब यही दो फैक्टर है जिसके कारण हमारा यहाँ पे ये डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। अब जो प्राइस के कारण हमारा ज्यादा या कम कॉस्ट लगता है, इसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है। जो प्राइस के कारण हमारा इम्पैक्ट आ रहा है कॉस्ट पे, उसको बोलेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मतलब मटेरियल प्राइस के वेरिएंस के कारण जो इम्पैक्ट आया, वेरिएंस आया, वो हो गया मटेरियल प्राइस वेरिएंस। दूसरा जो क्वांटिटी के कारण डिफरेंस आता है, इसको बोलते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मतलब मटेरियल के कंजम्पशन के कारण जो वेरिएंस आया, उसको बोलते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ठीक है। ये चीज समझ में आ रहा है? जी सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, बिल्कुल आएगा, पूरा आएगा,
ठीक है, यहाँ तक इतना ये चीज हो गया। अब हम लोग देखो कैसे निकालते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। सबसे पहले निकालते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे निकलेगा? हमारा स्टैंडर्ड रेट जो था या स्टैंडर्ड प्राइस जो था किस चीज का, मटेरियल का, रॉ मटेरियल का, माइनस एक्चुअल रेट, ठीक है, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। यहाँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, किससे करेंगे? एक्चुअल क्वांटिटी जो हम लोग कंज्यूम किए रॉ मटेरियल का, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट यहाँ पे किस चीज का? रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल का हम लोग का स्टैंडर्ड रेट या स्टैंडर्ड प्राइस क्या था? 8 रुपए। 8 रुपए के रेट से आना था, आया कितने में? 7.5 के रेट से। एक्चुअल में कितना क्वांटिटी हम लोग कंज्यूम कर लिए? 750 के जी, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, डिफरेंस निकालो। 2.5 इंटू 750, सॉरी 0.5 इंटू 750, ठीक है, मल्टीप्लाई करके आएगा 375। अब तुम लोग खुद देख के बताओ कि ये हमारे लिए एडवर्स सिचुएशन है या फेवरेबल सिचुएशन है, बताओ। स्टैंडर्ड रेट हमारा क्या था? स्टैंडर्ड प्राइस 8 रुपए के रेट से, हमारा प्रोजेक्शन था 8 रुपए पर केजी के रेट से हमारा रॉ मटेरियल आएगा। हम लोग खरीद कितने में लिए? 7.5 रुपए, कम में खरीद रहे हैं ना, तो ये तो फेवरेबल सिचुएशन हमारे लिए होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एफ, ठीक है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस हमारा कितना आ गया? 370 एफ फेवरेबल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकाले मटेरियल प्राइस वेरिएंस। फिर हम लोग निकालते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ठीक है। मटेरियल यूसेज वेरिएंस में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जो हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगना चाहिए था एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए। क्या लाइन बोल रहे हैं सुनना, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेगा आगे, लेकिन करेगा। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, जो हमारा एक्चुअल आउटपुट आया या एक्चुअल प्रोडक्शन जो हुआ उसके लिए हमारे स्टैंडर्ड के बेसिस से कितना स्टैंडर्ड मटेरियल, कितना रॉ मटेरियल लगना था। क्या बोल रहे हैं एक बार फिर से समझना। जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ हमारे स्टैंडर्ड के बेसिस से, जो हमारा प्रोजेक्शन था, जो हमारा स्टैंडर्ड था, उसके बेसिस से हमारा जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ इसके लिए कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए था, माइनस जो एक्चुअल हमारा रॉ मटेरियल लगा, ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी। ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, इनटू करेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट्स, ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारा रॉ मटेरियल का कितना लगना चाहिए था? देखो ऊपर 600 के जी, लगा कितना? 750 के जी, ठीक है। लगना चाहिए था हमारा 600 के जी, लग गया 750 के जी, ठीक है। 750 के जी का कंजम्पशन हो गया। स्टैंडर्ड रेट कितना था हमारा? 8 रुपी, ठीक है, इंटू 8, मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 150 इंटू 8 आ जाएगा 1200, ठीक है। अब तुम लोग यहाँ पे खुद बताओ ये एडवर्स सिचुएशन है या फेवरेबल सिचुएशन है? 600 केजी मटेरियल लगना चाहिए था, लग गया 750, तब तो ये हमारे लिए एडवर्स सिचुएशन हुआ ना। ये हमारे लिए क्या हुआ? एडवर्स सिचुएशन हुआ, ठीक है। जो हमारे लिए ये हो गया एडवर्स सिचुएशन हुआ, मतलब हमारा स्टैंडर्ड के बेसिस पे ज्यादा मटेरियल का कंजम्पशन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन था ये स्टैंडर्ड भी एक ही क्वांटिटी का था। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिया हुआ है ना, स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है, ये एक यूनिट बनाने का था। सर ये कहाँ लिखा है एक यूनिट बनाने का? ये तुम लोग को क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन जब बनाएगा तो तुम लोग को ये चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक क्वांटिटी का स्टैंडर्ड दिया हुआ था और एक ही क्वांटिटी का एक्चुअल का इंफॉर्मेशन था, ठीक है। ये चीज हो गया। अब इसका आता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन मतलब इसको अगर हम लोग चेक करेंगे कि हमारा ये सही है या नहीं। देखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है ये हमेशा मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस के टोटल के बराबर होगा, है ना। क्यों? क्योंकि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या है? कॉस्ट का डिफरेंस। और कॉस्ट में डिफरेंस आया क्यों? प्राइस के कारण और यूसेज के कारण। ये दोनों के कारण जो डिफरेंस आया, दोनों का अगर टोटल कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। देखो मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना है? 370 फेवरेबल, प्लस इसमें कर रहे हैं 1200 एडवर्स, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो एक एडवर्स है दूसरा फेवरेबल है, तो ये क्या होगा 1200 में हम लोग लेस करेंगे 375 को, ठीक है, मतलब 825 हमारा बच रहा है क्या एडवर्स, एडवर्स वाला ज्यादा है, ठीक है, मतलब 825 एडवर्स बच रहा है, देखो वही 825 एडवर्स हमारा क्या है कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे अपने आंसर को भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। शायद यहाँ तक तुम लोग को कुछ ना कुछ समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालना है, ठीक है। समझ में आया? बिल्कुल आएगा, अगर नहीं आएगा तो एक बार फिर से थोड़ा सा देखना वीडियो, समझ में आ जाएगा। इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, तुम लोग अपने माइंड में अगर सेट कर लेगा कि नॉमरिकल क्वेश्चन है अभी 5 दिन में कैसे समझ में आ जाएगा, तब फिर इसका कोई इलाज नहीं है, फिर तो तुम लोग स्किप ही कर देना। अगर तुम लोग सीखना चाहता है तो सीख जाएगा, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कोशिश हम बिल्कुल प्रयास किए पूरा इजी लैंग्वेज में तुम लोग को समझाने का। तुम लोग के पास जितना नॉलेज है उतना ही नॉलेज में हम कोशिश किए इस चीज को समझाने की, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा बन गया। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं। इसमें बोल रहा है कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस एंड यूसेज वेरिएंस। सेम वही चीज बोल रहा है जो नीचे बोला था। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो हमारा टोटल मटेरियल का कॉस्ट है ये 2 लाख रुपए लगा। टोटल प्रोडक्शन हम लोग किए 5000 यूनिट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट हमारा कितना लगना था, 8 रुपए पर केजी। देखो यहाँ पे डिफरेंस समझना, ये टोटल प्रोडक्शन हमारा कितना हुआ है 5000 यूनिट का, लेकिन जो स्टैंडर्ड है ये पर यूनिट का दिया हुआ है ना कि 5000 यूनिट का। स्टैंडर्ड जो हमारा दिया हुआ स्टैंडर्ड का इंफॉर्मेशन ये पर यूनिट, ये बोल रहा है कि पर यूनिट हमारा 8 केजी का मटेरियल लगना चाहिए था, और एक्चुअल क्वांटिटी जो हमारा यूज हुआ ये है 4.5 केजी पर यूनिट इंटू 5000, मतलब 2250 केजी यूज हुआ। और स्टैंडर्ड प्राइस जो था ये हमारा 30 रुपया पर केजी था, ठीक है। तो ये चीज हो गया। हम लोग यहाँ पे कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट हम लोग लेते हैं किसका, जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ उसका, ना कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो हमारा प्रोडक्शन एक्चुअल में कितना हुआ 5000 यूनिट ना, स्टैंडर्ड जो दिया हुआ है ये पर यूनिट का दिया हुआ है, तो पर यूनिट का ले लें, पर यूनिट से कंपेयर कर लें। बिल्कुल नहीं करेंगे, थोड़ा सोच के देखो ना भाई, स्टैंडर्ड हमारा 1 यूनिट का दिया हुआ है, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं 5000 यूनिट का, तो स्टैंडर्ड भी हम 5000 का निकालेंगे ना। हम ये देखेंगे कि हमारे स्टैंडर्ड के बेसिस पे एज पर आवर स्टैंडर्ड हमारा 5000 यूनिट बनाने का या 5000 यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए कितना कॉस्ट लगना चाहिए था, ना कि 1 यूनिट के कॉस्ट से कंपेयर कर देंगे, है ना। समझ पा रहे हो तुम लोग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ ये तुम लोग पूरा लिखना। हम यहाँ पे शॉर्ट में इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस का इशू है, तुम्हारे पास कोई स्पेस का इशू नहीं, ठीक। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस भी तुम लोग पूरा लिखना। एमसीवी जो हमारा है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस जो हमारा एक्चुअल मटेरियल का कॉस्ट आ रहा है, ठीक है। ये चीज हम लोग यहाँ पे लिखे। स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट कितना आना चाहिए था, जो हमारा प्रोडक्शन हुआ उसके लिए हमारा कितना, एक्चुअल प्रोडक्शन हमारा कितना हो रहा है। देखो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है, समझते हैं इसको थोड़ा सा। 1 यूनिट को बनाने में हमारा कितना लगता, 8 केजी का मटेरियल लगता, 8 केजी का मटेरियल लगता, और उसका प्राइस कितना होता 30 रुपया पर केजी, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड के बेसिस पे ये 1 यूनिट का, लेकिन हम बनाए कितना 5000 यूनिट, तो 5000 यूनिट का अगर स्टैंडर्ड प्राइस निकालना रहा तो ऐसे निकालेंगे। क्या सही बोल रहे हैं जी, सही बोल रहे हैं, थोड़ा सा समझो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट जो निकाल रहे हैं ना, ये 5000 यूनिट का निकाल रहे हैं, जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ उसका स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालेंगे, ना कि सिंगल यूनिट का, ठीक है। हमारा 5000 यूनिट का स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना आना चाहिए था, हमारे स्टैंडर्ड के बेसिस पे 1 यूनिट बनाने में 8 केजी लगता, और 8 और हमारा 30 रुपए पर केजी के रेट से मटेरियल आता, मतलब 1 यूनिट बनाने में 240 रुपए, ठीक है। लेकिन हम बनाए कितना 5000 यूनिट, तो इसको 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल में मटेरियल कॉस्ट कितना है, ये डायरेक्ट तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो डायरेक्ट इसको हम यहाँ पे 2 लाख लिख देना। सर अगर डायरेक्ट नहीं दिया हुआ रहता तो जो इन्फॉर्मेशन दिया रहता है उसे निकाल लेना ना, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट निकाल लेना।
जनरली क्वेश्चन में इसी तरह से इंफॉर्मेशन रहेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, इसको सॉल्व करके आ रहा है 12 लाख, ठीक, 12 लाख माइनस 2 लाख। ठीक है, मतलब 12 लाख का मटेरियल लगना चाहिए था, कितना के लिए? 5,000 जो हम प्रोडक्शन किए उसके लिए, लगा कितना? 2 ही लाख का। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या एडवर्स सिचुएशन है या फेवरेबल सिचुएशन है? ऑब्वियसली फेवरेबल सिचुएशन होगा ना, मतलब 10 लाख का हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आया और ये फेवरेबल है। ठीक है, सही बोल रहे हैं जी, समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकाले समझ में आ गया सर। इस क्वेश्चन में और क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था? वहां पे जो स्टैंडर्ड का इंफॉर्मेशन था वो एक ही यूनिट का था और प्रोडक्शन भी जो था वो एक ही यूनिट था, ऐसा हम लोग मान के चलेंगे। वो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा था। यहाँ पे पढ़ के समझ में आ रहा है कि स्टैंडर्ड का जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये एक यूनिट का दिया हुआ है, लेकिन जो हमारा यहाँ एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है ना, ये 5,000 का हुआ है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड जो हमारा 5,000 का स्टैंडर्ड निकाल लेंगे और 5,000 के स्टैंडर्ड को 5,000 के एक्चुअल से हम कंपेयर करेंगे। मतलब एक्चुअल का स्टैंडर्ड निकाल लेंगे और फिर जो हमारे एक्चुअल आया उससे कंपेयर करेंगे, है ना। ठीक है, फिर दूसरा हम लोग निकालेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ये कैसे निकलता है? जो हमारा स्टैंडर्ड रेट होना चाहिए था मटेरियल का माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी जो हम लोग कंज्यूम की। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट हमारा कितना हो जाएगा? स्टैंडर्ड रेट है 30 रुपया पर केजी हमारा लगना चाहिए था। एक्चुअल में कितना रेट लगा कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 लाख का मटेरियल लगा। ठीक है, और 2 लाख का मटेरियल लगा और इसमें कितना मटेरियल कंज्यूम होगा? 22,500। ये दिया हुआ है ना, एक्चुअल क्वांटिटी यूज और टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है ये एक्चुअल का है। ठीक है, तो 2 लाख को 22,500 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 8.89। ठीक, हमारा जो स्टैंडर्ड था उसकी बेसिस से 30 रुपए पर केजी मटेरियल आना चाहिए था, आया कितने में? 8 रुपए 89 में। और एक्चुअल क्वांटिटी कितना लगा है? 22,500। इसको सॉल्व कर लेना, ये तुम्हारा आ जाएगा 4,76,025 रुपया फेवरेबल। ठीक है, इसी तरह से हम लोग सेकंड निकालेंगे यूसेज का। ठीक है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट या एक्चुअल प्रोडक्शन, जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ उसके लिए एज पर आवर स्टैंडर्ड कितना रॉ मटेरियल का कंजम्पशन होना चाहिए था माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना लगना चाहिए था? देखो क्वेश्चन में बोल रहे हैं एक यूनिट बनाने में 8 केजी मटेरियल लग रहा है, तो 5,000 यूनिट बनाने में कितना लगेगा? 5,000 इंटू 8। ठीक है, क्वेश्चन में ही बोल रहा है ना, एक यूनिट बनाने में 8 केजी मटेरियल लगता है, तो 5,000 यूनिट बनाने में 5,000 इंटू 8 इतना मटेरियल लगना चाहिए था। लगा कितना? 22,500। इसका डिफरेंस निकाल लेना इंटू स्टैंडर्ड रेट जो हमारा है 30 रुपये। ठीक है, तो आ जाएगा ये 8 × 5 = 40 माइनस 22,500। सॉल्व करके यही आएगा 5,25,000 फेवरेबल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग दो क्वेश्चन जो था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कवर किए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है ना, ये एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। ये तुम लोग को जितना हम आसान लैंग्वेज में समझाएं या जितना इजीली समझाएं, इतना इजीली समझना भी इसको संभव नहीं है। ठीक है, पर हम प्रयास करें बहुत ही इजीली समझाने का। होपफुली तुम लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन वगैरह पढ़ता है ना, उसको कभी पूछना, जो CA CMA वगैरह कर रहा है तो उन लोग बताएगा। ठीक है, पर फिर भी हम यहाँ पे तुम लोग को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किए और होपफुली तुम लोग इसको समझा होगा, कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर तुम लोग को अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।